हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का लेक्चर है ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे ऑल रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास जेईई मेंस पीवाईक्यू, जो कि इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। एंड मैं सारे के सारे पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा जो कि 2019 से लेकर 2026 तक जनवरी वाले अटेम्प्ट तक पूछे गए हैं। एंड आज ये जो हमारा 75 डे हार्ड चैलेंज का 21st लेक्चर है या 21st डे है, जिसके अंदर हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आना अच्छे खासे जेईई मेन एंड नीट के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जहां पे ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी होता है। तो मैं आप लोगों को आना ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, जो पहले मैं आप लोगों को आना इंटीग्रेशन से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में बताऊंगा कि एलिमिनेशन वाले तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से बहुत ही इजीली एग्जाम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। एंड अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि इस वीडियो के अंदर जितनी भी बातें सर ने बताई है, या सर जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में पहुंचेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए, ताकि आप लोग जेईई मेन 2026, 27 या फिर नीट 2026, 27 में एग्जाम लिखने जा रहे हैं, तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म दे पाए, अपने अच्छे से मार्क्स डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम लोग इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, तो एक तो रोड वाला मतलब 1D वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जहां पे रोड इंक्लूडेड होती है, उसका मास पर यूनिट लेंथ जो है ना वो वेरी करता है, एक तो उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फिर दूसरा आ जाता है जहां पे प्लेन के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे डिस्क हो गया या फिर कोई रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर प्लेट हो गई, उस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर 3D वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जहां पे स्फीयर, क्यूब, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1D वाले क्वेश्चन जो भी इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है, वो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, जो ये वाला 20 में पूछा गया है एंड ये वाला 22 के अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग देखना कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, तो आपको कैसे अप्रोच करना है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, जहां पे इंटीग्रेशन जो है ना उसको यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ए रोड ऑफ लेंथ एल हैज नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी गिवन एज। तो यहाँ पे रो एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बाई एल होल स्क्वायर दिया गया है, वेर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, एंड ये x की वैल्यू ये मतलब इन दोनों के बीच में 0 एंड l के बीच में है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x here, मतलब वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले बात यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन को देखो, जनरली हम लोग है ना लैम्बडा यूज करते हैं मास पर यूनिट लेंथ के लिए, सिग्मा यूज करते हैं मास पर यूनिट एरिया के लिए, एंड हम लोग रो यूज करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। ये वाले हम लोग यहाँ पे मास डेंसिटीज यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है रोड की बात हो रही है, एंड ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, तो आप लोगों को ये जो है ना रो, ये बेसिकली लैम्बडा ही है, मास पर यूनिट लेंथ। आप लोग इसकी यूनिट भी देख सकते हैं केजी पर मीटर। अब है ना, इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक रोड बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक रोड है, एंड ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है, l। एंड इस रोड का जो मास पर यूनिट लेंथ है ना, वो इस इक्वेशन के हिसाब से वेरी कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? तो हम लोग क्या करेंगे, हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है, एंड जब भी मास वेरी करता है तो सेंटर ऑफ मास हम लोग लिखते हैं xm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, एंड यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहां से x इज इक्वल टू 0 से x डिस्टेंस दूर जाके हम एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, dx। इसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम में सोल्व करना है। हमने एक dx एलिमेंट कंसिडर किया जिसका मास कितना है, dm मास है, ठीक है। तो जो रोड होती है ना, वो छोटे छोटे ऐसे dx एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, एंड ऐसा पहला जो dx एलिमेंट है ना, वो x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे रखा हुआ है पहला dx एलिमेंट, एंड लास्ट dx एलिमेंट कहां पे रखा हुआ है, x इज इक्वल टू l पे रखा हुआ है, एंड dx इज वेरी स्मॉल है। मेरी बात समझ में आ गई? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो dm निकालेंगे कि dm क्या होगा। देखो dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, dm इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे कितना है, रो इंटू dx। देखो ये कितना है, मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मास इतना है, हमें कितनी लेंथ का मास चाहिए, dx लेंथ का मास चाहिए, तो रो इंटू dx यहाँ पे कर देंगे। अगर लेमड़ा में कंसीडर करते तो यहाँ पे लेमड़ा इंटू dx लिखता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में रो दिया गया तो मैंने रो dx लिखा, जिसका मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। अब देखो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, ध्यान से देखना। हम लोग लिखेंगे xm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x इंटू डीएम की वैल्यू कितनी है, रो dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन रो dx।
एंड लिमिट लगा देंगे 0 से L, एंड यहाँ पे भी कहां से 0 से L लिमिट लगा देंगे, क्योंकि पहला dx एलिमेंट कहां पे रखा हुआ है x इज इक्वल टू 0 पे, लास्ट वाला dx एलिमेंट कहां पे रखा हुआ है x इज इक्वल टू L पे रखा हुआ है। अब सवाल ये आता है, क्या हम लोग इस रो को बाहर ले सकते हैं? रो को बाहर नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि रो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। अगर रो कांस्टेंट होता तो हम लोग बाहर ले लेते। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, xcm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू L x इंटू यहाँ पे देखो रो की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू डी एक्स, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू L a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू dx हमारे पास में आ जाएगा। एंड लिमिट हमने कहां से कहां लगा दी, 0 से L हमने लिमिट लगा दी। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा xcm इज इक्वल टू, अब देखो ये x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ax बन जाएगा, एंड उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा dx के रेस्पेक्ट में, ये आ जाएगा ax स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब देखो यहाँ पे ये x मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे x क्यूब बन जाएगा, एंड उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा b बाई एल स्क्वायर x की पावर 4 बाई 4, एंड यहाँ पे लिमिट फ्रॉम 0 टू L डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन ये ax हो जाएगा, एंड इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ax प्लस b बाई एल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बाई 3 एंड 0 टू L। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को ये वाला जो इंटीग्रेशन करना है ना ये आता है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो xcm इज इक्वल टू L पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a L स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब यहाँ पे आ जाएगा b L की पावर 4 बाई 4 L स्क्वायर, एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो लोअर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट कितनी है 0, तो माइनस 0 आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा नीचे AL प्लस b बाई एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब बाई 3 एंड माइनस यहाँ पे आ जाएगा 0, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे केवल एल स्क्वायर आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, केवल एल बचेगा, एंड इस ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ना इसमें से हम लोग एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एल कॉमन ले लेंगे, तो xcm इज इक्वल टू एल स्क्वायर a बाई 2 प्लस यहाँ पे b बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई हमारे पास में कितना आ जाएगा L a प्लस b बाई 3 हमारे पास में आ जाएगा, एक L कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा L। अब देखो ध्यान से यहाँ पे हम लोग क्या एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे आप लोग एलसीएम लेके देख लेना, इसका फाइनल सॉल्यूशन देख लेना कि फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे आप लोग कितना सॉल्यूशन 4 एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पे आप लोग 3 एलसीएम, चलो मैं लेके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो अगर आप 3 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे पहले 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 3a प्लस बी, ओके, डिवाइडेड बाई 1/3, ये ऊपर चला जाएगा। तो xcm की फाइनल वैल्यू आप लोगों के पास में आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ xcm इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3l, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3a प्लस बी, एंड यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा 4, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो समझ में आया होगा। थोड़ा बड़ा है करने में, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन भी है ना सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लो, फिर उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एंड ए ऑफ वन डायमेंशनल रॉड AB हैविंग मास डेंसिटी, ये अगेन मास डेंसिटी दी है, एंड यहाँ पे इसकी यूनिट देखो केजी पर मीटर दी गई है, तो इसका मतलब रो यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ को है ना वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड एक्स कहां से मेजर करना है, एक्स ए एंड से मेजर करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे रोड का डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास में रोड है, ओके, एंड ये वाला एंड ए है, एंड ये वाला एंड कितना है बी, ओके। अब ध्यान से समझना, सेम वही है, करने का तरीका वही है। तो यहां से x डिस्टेंस दूर जाके आप लोगों को क्या करना है, एक dx एलिमेंट यहां पे कंसीडर करना है, एक dx एलिमेंट कंसीडर करना है, एंड इसका मास हम लोग कितना मान लेंगे, dm, इसका मास कंसीडर कर लेंगे। एंड हमें क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताना। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो जाएगा, xcm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dm 0 टू l डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm फ्रॉम 0 टू l, एंड dm को मैं क्या लिख सकता हूं, dm इज इक्वल टू यहां पे लिख सकता हूं मास पर यूनिट लेंथ रो इनटू इट्स लेंथ। ये जो dm मास है ना ये वाला इसकी लेंथ कितनी है dx है,
एंड ऐसे dx dx एलिमेंट कहां से कहां तक रखे हुए हैं, पहला dx एलिमेंट रखा हुआ है x इज इक्वल टू 0 पे, एंड लास्ट जो dx एलिमेंट रखा हुआ है ना वो x इज इक्वल टू l पे यहाँ पे रखा हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा यहाँ पे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, xm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू l x रो dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 टू l रो dx। अब इस रो एंड इस रो को हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रो है ना वेरिएबल है, एंड रो की वैल्यू यहाँ पे क्या है, xm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू l। अब देखो रो की वैल्यू ये है, एंड अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x से मल्टीप्लाई करके मैं लिखूंगा तो क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे ये रो नोट कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पे रो नोट बाहर आ जाएगा एंड अंदर मेरे पास में आ जाएगा x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे रो नोट, इस रो की वैल्यू पुट करेंगे, रो नोट को बाहर ले लेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू एल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये कैंसिल हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, एक्सएम इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 बाई 4 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू एल डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एल स्क्वायर एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू एल। तो यहाँ पे XCM इज इक्वल टू, यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर दो क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा एल स्क्वायर बाई 2 माइनस एल की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एल माइनस एल क्यूब बाई 3 एल स्क्वायर। ये हमारे पास में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2 माइनस एल स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, एल माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, केवल एल बचेगा, एल बाई 3, ये हमारे पास में आ जाएगा। तो एक्ससीएम इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई 2l बाई 3 हमारे पास में आ जाएगा। तो एक l कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3l बाई 8। ओके, 4 इंटू 2 8, ये हमारे पास में आया 3l बाई 8। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके साथ में 3l बाई 3l बाई अल्फा के साथ कंपेयर करूं तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, अल्फा इज इक्वल टू 8 इज द फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलो अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि 20 के अंदर पूछा गया है। अब सवाल ये कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन क्यों लिखे हैं, अभी आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन क्यों लिखे हैं, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन नहीं लिखता तो हो सकता है कि मेरा आंसर बहुत जल्दी आ जाता, लेकिन मैं आप लोगों को एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए थिन रोड। ओके, हमारे पास में अगेन रोड है ऑफ लेंथ एल वेरीज फ्रॉम ए टू बी एंड लेमड़ा। अब देखो यहाँ पे लेमड़ा दे दिया, पीछे हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, वहां पे रो दिया हुआ था, तो रो दिया हुआ था लेकिन यूनिट से हमें पता चलना चाहिए था, केजी पर मीटर दिया था, दैट वाज द मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे लेमड़ा भी मास पर यूनिट लेंथ है, उसका फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, where x is the distance from A and if m is the mass of the road, है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, m is the mass of road then its moment of inertia about an axis passing through A and perpendicular to the road। ओके, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे रोड बनाते हैं, तो ये मैंने बना दी रोड। ओके, ये हमारे पास में है रोड, जिसका ये वाला एंड में बी ए मान लेता हूं, ये वाला बी मान लेता हूं। ये रोड कुछ इस तरीके से है, हमें कौन सी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, हमें इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इस वाली के अबाउट हमें क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बताना है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ चेंज हो रहा है, मतलब हर डीएक्स लेंथ अगर इस रोड पे मैं हर एक डीएक्स लेंथ कंसिडर करूं तो उसका मास अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि कैसे लिखेंगे, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि I इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स स्क्वायर, या फिर आपने पढ़ा होगा dm इंटू आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, जहां पे हमें लिमिट पुट करनी पड़ती है, जो भी हमें रेंज दी हुई होती है उसके अंदर। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहां से अगेन x डिस्टेंस दूर जाएंगे एंड एक यहाँ पे एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसकी यहाँ पे विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है dx एंड इसका मास कितना है dm, इसका मास है। मेरी बात समझ में आ गई, लेंथ dx है एंड dm इसका मास है, तो हम लोग यहाँ पे केवल इस dm मास के लिए जो कि x डिस्टेंस पे है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस dm मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे एंड यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू l तक।
तो हमें हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे मिल जाएगा। चलो यहाँ पे dm की वैल्यू क्या लिखेंगे, dm इज इक्वल टू लेमडा dx। dm की वैल्यू यहाँ पे क्या है, लेमडा dx, एंड लेमडा यहाँ पे क्या फंक्शन दिया गया है, लेमडा नॉट, एंड इस लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा लेमडा नॉट x बाई एल। ये हमारे पास में आ जाएगा, लेमडा यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास में dx की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी dm की वैल्यू आ जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेमडा dm इंटू एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एंड 0 टू l। मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करूंगा, 0 से l तक इंटीग्रेशन करूंगा। क्यों ऐसे dm मास कहां से कहां तक रखे हुए हैं, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू l तक रखे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग लेमडा की वैल्यू पुट करते हैं, लेमडा की वैल्यू कितनी है, लेमडा नॉट एंड प्लस लेमडा नॉट x बाई एल, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू l लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा नॉट एक्स क्यूब बाई एल, एंड यहाँ पे आ जाएगा dx। अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे तो i इज इक्वल टू लेमडा नॉट एक्स क्यूब बाई 3 प्लस लेमडा नॉट एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4l। ओके, एंड लिमिट यहाँ पे आ जाएगी 0 टू l। अब i इज इक्वल टू लेमडा नॉट को हम लोग बाहर ले लेंगे, एंड यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट तो 0 है, पुट करने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा l क्यूब बाई 3 प्लस लेमडा नॉट बाहर ले लिया, देखो यहाँ पे हो जाएगा l की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4l। तो देखो ये एक l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल कितना बच जाएगा, l क्यूब बच जाएगा। अब यहाँ पे l क्यूब बाई 3 है, l क्यूब बाई 4 है, तो हम लोग यहाँ पे 12 एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा लेमडा नॉट, ये आ जाएगा 12 एलसीएम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 7l क्यूब। कितना आ जाएगा, 7l क्यूब। ओके, आई होप यही है 7l क्यूब। अब देखो i इज इक्वल टू लेमडा नॉट 7 लेमडा नॉट बाई 12l क्यूब, ये हमारी i की वैल्यू निकल के आई है, ये हमारी i की वैल्यू निकल के आई है। लेकिन यहाँ पे देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ऐसा कोई भी एक ऑप्शन नहीं है, हमें यहाँ पे आंसर बताना है m की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आंसर बताना है, m की फॉर्म में। अब m निकालने के लिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, m निकालने के लिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ताकि उस m की वैल्यू आप लेमडा नॉट की फॉर्म में निकाल पाओ, क्योंकि यहाँ पे आंसर के अंदर कुछ भी नहीं दिया गया है। ओके, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस फंक्शन का। तो यहाँ पे इस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, dm 0 टू m इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे तो लेमडा नॉट प्लस लेमडा नॉट x बाई एल इंटीग्रेशन dx, एंड इंटीग्रेशन 0 टू l कर देंगे, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू लेमडा नॉट x प्लस लेमडा नॉट बाई एल एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट फ्रॉम 0 टू l। तो चलो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, m इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा लेमडा नॉट l प्लस, अब देखो ये l यहाँ पे पुट करूंगा तो l स्क्वायर हो जाएगा, एक l कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, लेमडा नॉट l बाई 2 हमारे पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 बाई 2 लेमडा नॉट l। ओके, एंड लेमडा नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2m बाई 3l। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा नॉट। ओके, अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू पुट करेंगे लेमडा नॉट की यहाँ पे, तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 7 बाई 12 इंटू 2m बाई 3l इंटू l क्यूब, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, एक l कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे केवल स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है ना 6 टाइम्स, तो i इज इक्वल टू 7ml स्क्वायर बाई 18। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड इसलिए ये वाला क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ा, एक बार m निकालने के लिए एंड दूसरी बार हमें यहाँ पे ये वाला इंटीग्रेशन करना पड़ा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको कैसे फोड़ना है। ओके, चलो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला क्वेश्चन 25 में पूछा गया है एंड ये वाला क्वेश्चन 22 के अंदर पूछा गया है, एंड यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखा है, एंड अगर मैंने ऑप्शन लिखा है तो आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट बताने वाला हूँ। तो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है ना जो 2025 में जेईई मेन के अंदर पूछा गया है, इस वाले क्वेश्चन में पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन से, ठीक है, क्योंकि हमें जनरल मेथड आना ही चाहिए। उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एलिमिनेशन वाले मेथड से इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए सोल्व कर सकते हैं, बस अपना ना कॉमन सेंस यूज करके आप बहुत ही इजीली एलिमिनेशन वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो फिजिक्स में क्या होता है कि बहुत बार एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एंड हर बार किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर या फिर किसी ना किसी एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है जहां पे आप उस क्वेश्चन को सोल्व, मैं ऐसे नहीं बोल रहा सारे क्वेश्चन आते हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आप क्वेश्चन को
एलिमिनेशन वाले मेथड से बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं, अपना अच्छा खासा टाइम बचा सकते हैं। लेकिन आप लोग एलिमिनेशन वाला जो मेथड है ना, उसको केवल तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको है ना एलिमिनेशन वाला मेथड जो है ना, उसको भी प्रैक्टिस करना चाहिए। मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जहां पे मैंने पीवाईक्यू, जो जेईई मेन एंड नीट के अंदर जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं, वही मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ताकि आप किस तरीके से जो एलिमिनेशन वाला मेथड जो है ना, उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे देखो, ए ट्यूब ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज फिल्ड कंप्लीटली। हमारे पास में L इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 50 सेंटीमीटर दिया गया है। इज फिल्ड कंप्लीटली विथ एन इनकम्प्लीट लिक्विड ऑफ, सॉरी, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ मास। उसका मास हमें दिया गया है यहाँ पे m इज इक्वल टू 250 ग्राम हमें दिया गया है, ठीक है। एंड क्लोज्ड एट बोथ एंड, दोनों एंड जो है ना उससे क्लोज्ड है। द ट्यूब इज देन रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स एंड विथ ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी x रूट f। अब यहाँ पे आना, ध्यान से देखना, जहां पे रेडियन पर सेकेंड, इफ f बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट अदर एंड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो मतलब ये ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है x रूट f, हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां पे f दूसरे एंड के ऊपर फोर्स है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्यूब बनाएंगे। ये हमने यहाँ पे एक ट्यूब बना दी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस ट्यूब के अंदर कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ लिक्विड भरा हुआ है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। मेरी बात समझ में आ गई? ये वाला एंड में ए एंड मान लेता हूं, ये वाला क्या मान लेता हूं, बी। एंड इस एंड के अबाउट ये वाली है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एंड इसको हम यहाँ पे किससे घुमा रहे हैं? ओमेगा से घुमा रहे हैं, है ना। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, मतलब कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, एंड इसको हम लोग ओमेगा से घुमा रहे हैं। यहाँ पे इसकी लेंथ दी गई है, मास दी गई है, ये वैल्यू हम लोग बाद में पुट करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब बोला है कि ये वाला जो एंड बी है ना, यहाँ पे जो, अब देखो इसको ऐसे घुमाएंगे, ध्यान से समझना, इसको हम लोग ओमेगा से घुमाएंगे तो फ्लूइड के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटवर्ड, ओके। फ्लूइड के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटवर्ड, एंड वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होगा, एंड उस फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? F। तो हमें ये F बताना है, वी हैव टू फाइंड दिस F। मतलब बेसिकली अगर ये F हमने निकाल लिया ना, तो ओमेगा की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अब ध्यान से देखना, ये F कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस दूर जाके एक dx एलिमेंट हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ये dx एलिमेंट कंसिडर करेंगे। तो ये dx एलिमेंट, आप लोग ध्यान से देखना, जब इस रोड को हम लोग घुमा रहे हैं या इस ट्यूब को हम लोग घुमा रहे हैं, तो ये वाला जो dx एलिमेंट है इस वाले सर्किल के अंदर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? ये dx एलिमेंट इस वाले सर्किल के अंदर घूम रहा है। इसका मतलब इस dx एलिमेंट के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा होगा, क्योंकि ये dx एलिमेंट जिसका मास हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं dm मास, तो ये एक सर्किल में घूम रहा है, एंड सर्किल में घूम रहा है, तो अब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कि इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, वो है df, एंड ये कितना हो जाएगा? dm ओमेगा स्क्वायर इंटू x, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, इस सर्किल की रेडियस कितनी है? x रेडियस है यहाँ पे। तो हर एक dx एलिमेंट, पहला dx एलिमेंट यहाँ पे रखा होगा, लास्ट वाला dx एलिमेंट यहाँ पे रखा होगा। तो हमें अगर इस b पे फोर्स बताना है कि इस b पे पूरा कितना फोर्स लग रहा है, तो हमें हर एक dx एलिमेंट पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ना, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू l, एंड यहाँ पे क्या कर देंगे 0 टू f, ओके, 0 टू क्या कर देंगे f। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे f, ये तो इंटीग्रेशन होके f आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू l। इस dm को क्या लिख सकता हूँ, dm को लिख सकता हूँ m बाई l, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। क्या लिख सकता हूँ, dm इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। तो यहाँ पे आ जाएगा m बाई l इंटू dx इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू x। अब ओमेगा स्क्वायर क्वेश्चन में बोला गया है कि कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट इस इंटीग्रेशन में उसको बाहर ले लेंगे। तो f इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर बाई l, एंड यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू l x dx, एंड इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो f इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l, एंड यहाँ पे आ जाएगा l स्क्वायर बाई 2, एक l कैंसिल हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l बाई 2 हमारे पास में आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, m की वैल्यू पुट कर देंगे, l की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास में कितना आएगा, इधर देखो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 250, तो मैंने पुट कर दी 250 ग्राम में है, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू l कितना दिया गया 50 सेंटीमीटर, तो 50 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2। अब ध्यान से देखो इधर, तो ये 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एंड ये इससे कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, f इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 16, ये हमारे पास में आ जाएगा, f इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 16 हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है।
अब ध्यान से देखो यहाँ पे 16 ही आ रहा है ना, 40। ओके, अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 16 आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 16f, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 रूट f हमारे पास में आ जाएगा। एंड इसको कंपेयर करें हम लोग इस वाली वैल्यू के साथ में x रूट f, तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं पहले बताऊंगा कि इंटीग्रेशन से आप लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसके बाद में मैं आप लोगों को एलिमिनेशन वाला मेथड भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत हेल्प करता है एलिमिनेशन वाला मेथड। अगर आप कोई क्वेश्चन उससे सोल्व कर पाते हैं तो आपका अच्छा खासा टाइम बच सकता है। एंड एग्जाम में अगर आप किसी क्वेश्चन के अंदर 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट बचा ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो, अब 2D वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जितने मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना, ये रोड वाले या फिर ट्यूब वाले 1D वाले क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे ये 2D वाला क्वेश्चन है जहां पे हमें रेक्टेंगुलर प्लेट दी गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रेक्टेंगुलर प्लेट विथ साइड ऑफ लेंथ ए एंड बी हुज मास पर यूनिट एरिया। अब देखो यहाँ पे सिग्मा दिया गया है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट एक्स बाई ए बी, हमें मास पर यूनिट एरिया यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके अंदर x की टर्म आ रही है, इसका मतलब ये वेरिएबल है। एंड यहाँ पे सिग्मा नॉट a एंड b ये कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे, इसका क्या बताना है, हमें सेंटर ऑफ मास बताना है। तो अगर आप इस सिग्मा को ध्यान से देखो तो सिग्मा जो है ना केवल x डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। सिग्मा केवल किस में वेरी कर रहा है, x डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें xcm लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, x dm इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। अगर मुझे ycm लिखना है तो मैं लिखूंगा y dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। मेरी बात समझ में आ गई। तो हम लोग है ना यहाँ पे केवल x डायरेक्शन में क्या चेंज हो रहा है, सिग्मा चेंज हो रहा है, y डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये प्लेट, ध्यान से समझना, अगर ये प्लेट का जो सिग्मा है, मास पर यूनिट एरिया अगर यूनिफॉर्म होता, अब ध्यान से समझना, अगर इस प्लेट का मास पर यूनिट एरिया यूनिफॉर्म होता तो सेंटर ऑफ मास होता एकदम मिड पॉइंट पे। सेंटर ऑफ मास किस पे होता है, एकदम मिड पॉइंट पे। मतलब ये सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन में कितना आता है, xcm कितना आता है a/2, ycm कितना आता है b/2। अब यहाँ पे मास पर यूनिट एरिया x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो xcm है ना, इसकी वैल्यू चेंज होगी लेकिन ycm की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ycm हमारा अभी भी कितना आएगा, b/2। ycm कितना आ जाएगा, b/2। अब अगर आपको इतना पता चल गया तो यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। अब इनमें देखते हैं हम लोग यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, xcm निकालने के लिए यहां से x डिस्टेंस दूर जाके हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहाँ पे कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जिसकी विड्थ यहाँ पे कितनी है, dx, एंड इसका मास मैंने कितना मान लिया, dm, इसका मास मैंने मान लिया। तो मैं अगर चाहता तो एलिमिनेशन वाले मेथड से 10 सेकंड के अंदर आपको बता देता कि इसका आंसर ये होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखें, क्योंकि आपको नहीं पता ना ये वाली कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर क्वेश्चन आए वो एलिमिनेशन मेथड से हो या ना हो, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूं उससे जरूर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे xcm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे x dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। तो हमें इस dm की वैल्यू बताने, तो dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा। देखो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी है b एंड इसकी विड्थ कितनी है dx, तो ये आ जाएगा सिग्मा इंटू b dx। ओके, ये हमारा क्या आ जाएगा, आपको पता होगा जब dm लिखते हैं हम, जहां पे एरिया दिया होता है तो वो होता है सिग्मा इंटू da, जहां पे da क्या है, छोटा सा एरिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो xcm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा b x dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन सिग्मा b इंटू dx, सिग्मा b इंटू dx। अब देखो यहाँ पे b तो कैंसिल हो जाएगा, b की यहाँ पे लिखना ही नहीं है हमें b। ओके, क्यों b तो कांस्टेंट है, लेकिन सिग्मा को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि सिग्मा यहाँ पे वेरिएबल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन x की लिमिट x इज इक्वल टू 0 से कहां तक पुट करेंगे, x इज इक्वल टू a तक, तो 0 से a, एंड सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा नॉट x बाई a b इंटू x, एंड यहां पे कितना आ जाएगा, dx हमारे पास में आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू a सिग्मा नॉट x बाई a b इंटू यहां पे कितना आ जाएगा, इंटू dx हमारे पास में आ जाएगा। अब देखो क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, ये सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, ये कैंसिल हो जाएगा, ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, xcm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन x dx। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, 0 से
ए। ये x, एक x को एक x से कैंसिल कर देंगे, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल है। अगर हमें कट ही करना है तो पहले इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद कट करेंगे। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट यहाँ पे पुट कर देंगे 0 से a एंड यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 0 से a। तो XCM की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, a क्यूब बाई 3 इंटू a स्क्वायर बाई 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2a बाई 3 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ XCM। YCM तो हमारा b बाई 2 है, ये XCM हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, 2a बाई 3 एंड ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एलिमिनेशन वाले मेथड पे। ध्यान से समझना, अगर आपको इंटीग्रेशन इतना सब तड़ाम जड़ाम नहीं करना आप लोगों को, तो आप इंटीग्रेशन बिना किए कैसे सोल्व कर सकते हैं, ध्यान से समझो। यहां पे इस इक्वेशन देखो, एक चीज तो पता चल गई कि YCM b बाई 2 पे होगा, क्योंकि y डायरेक्शन में जो है ना वो मास चेंज नहीं हो रहा, मास चेंज हो रहा है x डायरेक्शन के अंदर। तो x डायरेक्शन में ये फंक्शन हमें यहां पे दिया गया है। अब देखो x डायरेक्शन में एंड x अगर बढ़ेगा तो सिग्मा भी तो बढ़ेगा, x अगर बढ़ेगा तो सिग्मा भी बढ़ेगा। इसका मतलब x डायरेक्शन में अगर हम लोग लेफ्ट से ऐसे जाएं, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a की तरफ जाएं, तो पर यूनिट एरिया का मास बढ़ रहा है। पर यूनिट एरिया का क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है। अगर पर यूनिट एरिया का मास यहाँ पे बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर प्लेट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं, मतलब ये x इज इक्वल टू a बाई 2 है, तो ये लेफ्ट हाफ है, ये राइट हाफ है। तो इस लाइन के इधर वाला जो पार्ट है ना वो ज्यादा हेवी होगा, ये वाला पार्ट कम हेवी होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं तो x बढ़ रहा है, इसलिए मास पर यूनिट एरिया भी बढ़ेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन हेवी होगा एंड ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या होगा, लाइट होगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास हेवी पोर्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि सेंटर ऑफ मास XCM है ना, वो ग्रेटर देन क्या होगा, a बाई 2 होगा। सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ग्रेटर देन a बाई 2 होगा। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो ये वाला ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया था। अब सेंटर ऑफ मास ग्रेटर देन a बाई 2, यहाँ पे केवल ये ऑप्शन है, बाकी बचे हुए 3 के अंदर ये a बाई 2 है जो कि पॉसिबल नहीं है, एंड यहाँ पे a बाई 3 जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हमने कोई भी इंटीग्रेशन नहीं किया, हमने कॉमन सेंस यूज किया। एंड जब आपको कॉमन सेंस पता होता है तो आप ऐसी प्रॉब्लम जो है ना उसका एक आइडिया लगा सकते हैं। एलिमिनेशन वाले मेथड यूज करके बहुत ही इजीली आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। चलो अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना वो सर्कुलर डिस्क जो है ना, जहां पे वेरिएबल मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग देखते रहना। अब यहाँ पे एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप है ना एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड अगर चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वाला क्वेश्चन 20 में पूछा गया है, ये 2019 के अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, मास पर यूनिट एरिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर, एंड उसका यहाँ पे फंक्शन आप लोगों को दिया गया है कि सिग्मा r इज इक्वल टू a प्लस बी आर। ये फंक्शन हमें यहाँ पे दिया गया है। The moment of inertia of the disk about the axis perpendicular to the plane and passing through its center of mass. So we have to find the moment of inertia about an axis which is passing through the center of mass of the disk and perpendicular to its plane. तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम दिखाऊं, ओके, अगर एक्चुअल में दिखाऊं तो ये जैसे मान लो ये हमारे पास में डिस्क है एंड ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो इसके सेंटर से पास कर रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये डिस्क है ना कुछ ऐसे रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे इस डिस्क का जो मास पर यूनिट एरिया है उसका फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। हमें इस वाली एक्सिस के अबाउट यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना जहां पे जो मास है डिस्क का वो वेरी कर रहा है रेडियस के साथ में, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कंसिडर करना है कि ये जो पूरी की पूरी डिस्क है ना ये इस तरीके की छोटी छोटी रिंग से मिलकर बनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे r डिस्टेंस दूर जाके, जैसे मान लो ये r डिस्टेंस दूर जाके मैंने एक छोटा सा यहाँ पे रिंग कंसिडर किया एंड इसका विड्थ मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। एक मिनट, देखो मैंने यहां पे क्या किया, r डिस्टेंस दूर जाके एक छोटा सा dr विड्थ का, dr मोटाई का मैंने एक रिंग कंसीडर कर लिया। एंड मैं मानूंगा कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो रिंग है अगर हम लोग सेंटर से ऐसे रखते जाएं, कहां से, रेडियस 0 से लेके रेडियस कैपिटल R तक अगर हम लोग रखते जाएं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे फाइनली हमारी डिस्क बन जाएगी। ओके, आई होप आप लोगों को ये पता होगा। जैसे रोड के केस में अगर हम लोग dx एलिमेंट को ऐसे रख दें तो हमें एक कंप्लीट रोड मिल जाएगी। ऐसे अगर हमें डिस्क बनाना है तो हम लोग आना एक छोटी सी रिंग रखेंगे, फिर इसके ऊपर एक और रिंग रखेंगे, फिर उसके ऊपर एक और रिंग रखेंगे। इस तरीके से अगर रखते चले गए हम लोग
ठीक है, तो हमें वहां पे क्या मिल जाएगा, डिस्क मिल जाएगा। ये जनरल कॉन्सेप्ट होती है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाले डिस्क को आना, मैं यहाँ पे डायग्राम को कुछ ऐसा बना लेता हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे ये हमारे पास में डिस्क है, ओके, ये डिस्क है हमारे पास में। हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो एक्सिस है ना, जो यहां से पास कर रही है, इसके अबाउट हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इससे आर डिस्टेंस दूर जाके हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, आर डिस्टेंस दूर जाके एक छोटा सा यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, हम लोग यहाँ पे dx एलिमेंट का रिंग कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ओके। इस डिस्क, ये जो मैंने रिंग कंसिडर किया, इस रिंग का मास मैंने dm मान लिया, इसकी विड्थ यहाँ पे कितनी मान ली मैंने, dr मान ली, एंड इसकी रेडियस कितनी है यहाँ पे, r इसकी रेडियस है। मेरी बात समझ में आ गई? तो क्या मैं यहाँ पे dm लिख सकता हूँ, dm इज इक्वल टू हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसका छोटा सा एरिया। ये आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे ये जो रिंग है, ये एलिमेंटल रिंग जो है, इसका छोटा सा एरिया dA कितना होता है, 2 पाई r इंटू dr, ये होता है। आप लोग क्या कर सकते हो, इस रिंग को बाहर निकाल के ऐसे फैला दो, तो आप लोगों के पास में आना एक dx विड्थ की, आप लोगों के पास में एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगी, जिसकी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई r उसकी लेंथ होगी। मतलब हम लोग है ना, आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, इसको ऐसे बना सकते हैं। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 2 पाई r, ये सर्कमफ्रेंस लेंथ हो जाएगी 2 पाई r, एंड ये विड्थ कितनी है यहाँ पे, dx। तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर मुझे इसका इस छोटी सी जो यहाँ पे मैंने कंसिडर करी एलिमेंटल रिंग, अगर मुझे इसका मास लिखना है तो कितना आ जाएगा, dm इज इक्वल टू सिग्मा a प्लस बी आर इंटू कितना आ जाएगा, 2 पाई r इंटू dr। तो यहाँ पे dm की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2 पाई, एंड यहाँ पे इस r को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, a r प्लस बी आर स्क्वायर एंड इंटू क्या आ जाएगा, dr। दिस इज द वैल्यू ऑफ dm। अब सवाल ये आता है कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। देखो, मुझे क्या करना है, मुझे इस जो एक्सिस है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस डिस्क का। एंड मुझे पता है कि ये डिस्क छोटे छोटे रिंग से मिलकर बनी है, तो अगर मैं एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद में मैं इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेके कैपिटल R तक, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी दी गई है, इसकी रेडियस यहाँ पे ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस a यहाँ पे दी गई है। इसकी रेडियस r इज इक्वल टू कितना दिया गया है, a दिया गया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या इस रिंग का इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, तो उसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल रिंग अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये आ जाएगा di इज इक्वल टू, इसका मास कितना है, dm इंटू आर स्क्वायर, एंड इसका इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग कहां से कहां तक, 0 से लेके a तक, एंड यहाँ पे 0 से लेके i तक, ये हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो हमें क्या करना है कि इस छोटी सी रिंग का हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, एंड उसका इंटीग्रेशन कर देना है, हमें टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a, एंड यहाँ पे dm की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई ar प्लस बी आर स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर। इस आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a 2 पाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए आर क्यूब प्लस बी आर पावर 4 एंड इंटू डी आर। अब हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 2 पाई अगर मैं बाहर ले लूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे कितना आएगा, इंटीग्रेशन ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ए आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस बी आर की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 लिमिट फ्रॉम 0 टू a। तो i इज इक्वल टू 2 पाई, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, अपर लिमिट पुट कर देंगे, a की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस b a की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, ओके, एंड लोअर लिमिट तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे a की पावर 4 हम लोग आउटसाइड ले लेते हैं, तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई a की पावर 4 a बाई 4 प्लस बी ए बाई 5। ये हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस वाली प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलो अब आ जाते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन भी है ना, सिमिलर क्वेश्चन ही है, मतलब उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एज से, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें हमने इस वाली एक्सिस के अबाउट आना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, इस वाली एक्सिस जो सेंटर से पास कर रही है एंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब हमें आना इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। सिचुएशन सेम है कि हमें जो डिस्क दी गई है उसका जो मास पर यूनिट एरिया जो है ना, वो वेरिएबल हमें यहाँ पे दिया गया है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए थिन सर्कुलर प्लेट ऑफ मास m, प्लेट का मास m दिया गया है एंड रेडियस इसकी r दी गई है, हैज इट्स डेंसिटी वेरिंग एज, ये फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे फंक्शन लिख लेते हैं, रो r इज इक्वल टू रो नॉट r हमें दिया गया है।
with rho naught as a constant and r is the distance from its center, the moment of inertia of the circular plate about an axis perpendicular to the plate and passing through its edge, and ये moment of inertia दिया गया है, स्क्वायर है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास में डिस्क है, ओके, ये हमारे पास में डिस्क है, एंड हमें अब किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, हमें इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताना है, आई की वैल्यू बतानी है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग वही चीज करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया है। हम लोग यहाँ पे ये वाली जो एक्सिस है ना, ये इसके सेंटर से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से, तो इसको मैं आईसीएम बोल दूंगा, इसको मैं क्या बोल दूंगा, आईसीएम। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एक डिस्क रिंग कंसिडर करेंगे, जिसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस आर है, रेडियस कितनी है इसकी आर, एंड इसकी विड्थ कितनी है यहाँ पे डी आर, एंड इसका मास कितना है डी एफ। ये हो जाएगा यहाँ पे रो इंटू डी ए। ओके, यहाँ पे ये जो रो है ना, रो हम लोग ना यूज करते हैं मास पर यूनिट लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको कंसीडर करना है कि ये जो रो है ना, ये मास पर यूनिट एरिया है। तो मैंने क्या लिखा, डी एम इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया इंटू डी ए, एंड डी ए की वैल्यू मैंने पहले बताई है कितनी होती है रिंग के लिए, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो यहाँ पे पुट करेंगे डी एम इज इक्वल टू, रो की वैल्यू कितनी है, रो नॉट आर इंटू 2 पाई आर डी आर। तो डी एम इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई रो नॉट आर स्क्वायर डी आर, 2 पाई रो नॉट आर स्क्वायर डी आर। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी एम की वैल्यू आ जाएगी। अब सवाल ये आता है कि इस वाले एक्सिस के अबाउट मुझे इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के इंटीग्रेट करना है। तो इस रिंग का इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा कितना, देखो ये वाली एक्सिस है ना, इस रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट लिखना है तो मैं इस रिंग के लिए यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करूंगा। ध्यान से समझना, मैं क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू, इस रिंग का कितना आ जाएगा, डी एम, इस वाली आईसीएम प्लस डी एम आर स्क्वायर, यह आ जाएगा आईसीएम, मतलब इससे जाने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड ये कितना है, इन दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये डिस्टेंस कितनी है इन दोनों एक्सिस के बीच की, कैपिटल आर है, एंड हर एक रिंग के लिए ये कैपिटल आर कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एंड इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे 0 टू कैपिटल आर। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू आर, आईसीएम कितना होगा इस वाले एक्सिस के अबाउट रिंग का, वो होता है डी एम इंटू रिंग की रेडियस कितनी है आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी एम कैपिटल आर स्क्वायर हमारे पास में इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे I इज इक्वल टू, हम लोग क्या पुट करेंगे, डीएम की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसका अलग से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका अलग से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन डीएम की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, देखो ये डीएम की वैल्यू यहाँ पे एंड यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई रो नॉट, ये आर स्क्वायर है, इस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके आर की पावर 4 डी आर बन जाएगा, लिमिट 0 टू आर, प्लस इंटीग्रेशन ये डीएम की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2 पाई रो नॉट आर स्क्वायर डी आर, एंड इस कैपिटल आर स्क्वायर को बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, एंड लिमिट 0 टू कैपिटल आर। अब देखो यहाँ पे I इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, 2 पाई रो नॉट कांस्टेंट है बाहर ले लिया, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास में r की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा r की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, एंड लिमिट पुट कर देंगे 0 टू r, प्लस 2 पाई रो नॉट आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, एंड r की पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा r की पावर 3 बाई 3, लिमिट फ्रॉम 0 टू r। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 2 पाई रो नॉट, ओके, 2 पाई रो नॉट इंटू r की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 पाई रो नॉट, अब देखो ये भी r की पावर 5 डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू, तो ये हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे 15 एलसीएम ले लेते हैं। तो पहले तो 2 पाई रो नॉट r की पावर 5 मैंने कॉमन ले लिया, एंड यहाँ पे 15 एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा 3 प्लस एंड ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 8 बाई 15 इंटू 2 पाई रो नॉट r की पावर 5। अब आप बोलोगे कि सर ये तो यहाँ पे टर्म ही नहीं बन रही, तो ये टर्म बनाने के लिए हमें यहाँ पे इस डिस्क का मास निकालना पड़ेगा, एंड मास निकालने के लिए जो फंक्शन है ना, इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल R, एंड ये 0 से कितना आ जाएगा m। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो m इज इक्वल टू 2 पाई रो नॉट हम लोग बाहर ले लेंगे, r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, r क्यूब डिवाइडेड बाई 3, एंड लिमिट यहाँ पे पुट कर देंगे 0 टू r।
तो m इज इक्वल टू 2 पाई रो नॉट एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा r की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो हमें क्या करना है यहाँ पे 2 पाई रो नॉट एंड r क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई रो नॉट r क्यूब की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 3m, कितनी आ जाएगी 3m। तो इस वाले इक्वेशन के अंदर i इज इक्वल टू 8/15 इंटू 2 पाई रो नॉट, अब देखो ये r की पावर 5 है ना, इसको लिख सकता हूँ r की पावर क्यूब इंटू r स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी है 3m, तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/15 इंटू 3m इंटू r स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो i इज इक्वल टू आ रहा है 8/5 mr स्क्वायर। अब इसके साथ में कंपेयर करो तो आप लोगों के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/5 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कॉन्सेप्ट के ऊपर कैलकुलेशन वाला ये क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने यहाँ पे जो भी एक्सप्लेन किया। चलो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन ये एग्जामिनर ने पूछा था, मैं आप लोगों को बोलूंगा। अब यहाँ पे देखो ये वाला 22 में पूछा गया है, ये वाला 2019 के अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट है ना काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग है ना अच्छे से समझना। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद में एक एक चीज को काफी अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, तो बस देखते रहो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टू मॉप क्लीन ए फ्लोर a cleaning machine presses a circular mop of a radius r vertically down with a total force F। तो आप लोगों को इस मॉप को एक डिस्क कंसीडर करना है, ऐसा एक डिस्क कंसीडर करना है। तो अब देखो मॉप कैसे काम करता है, मॉप है ना ऐसे घूमता है ना, मॉप मशीन है ना उसको ऐसे घुमाती है, मेरी बात समझ में आ गई, ऐसे घुमाती है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि मशीन इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है वर्टिकली डाउनवर्ड एंड ये मॉप ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसकी हेल्प से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। Vertically down with a total force F, rotates it with a constant angular speed about its axis। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है, एंड अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात यह हो गई कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 है, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, एंड अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो इसके ऊपर नेट टॉर्क जो है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कितना है 0, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये बोल रहा है कि ओमेगा कांस्टेंट रहना चाहिए, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा कितना रहेगा 0, जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एंड अगर अल्फा 0 है हमें पता है टो इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, अगर ये 0 है तो टो भी क्या रहेगा 0 रहेगा। इफ द फोर्स F इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द मॉप, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the mop and the floor is mu, what is the torque applied by the machine on mop in न्यूटन मीटर, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो हम लोग मॉप ऐसा कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखो अगर मैं इस मॉप को ध्यान से समझना, ये मॉप है ना एक फ्लोर के ऊपर है, अगर मैं इस मॉप को ऐसे घुमाऊंगा, अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो आप लोग देखो अगर ये मॉप है ना यहाँ पे ऐसे घूम रहा होगा तो यहाँ ना पीछे की तरफ ये फर्श के ऊपर है, तो फर्श की वजह से इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा। अब क्या होगा, अगर अगर ये मॉप ऐसे घूम रहा है, ध्यान से समझो, अगर ये मॉप ऐसे घूम रहा है तो फ्रिक्शन इधर वाले डायरेक्शन में लग रहा है, एंड उस फ्रिक्शन की वजह से इसके ऊपर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एक टॉर्क आएगा, वो टॉर्क जो है ना इसके मोशन को स्लो करेगा, एंड उस और हमें क्या चाहिए, हमारा यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट दिया गया है, तो फ्रिक्शन की वजह से मोशन स्लो होगा, लेकिन मशीन क्या कर रही है, उतना ही टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है फ्रिक्शन के टॉर्क को काउंटर करने के लिए। इस वजह से मशीन का टॉर्क जो है वो जो अपोजिट डायरेक्शन में है किसके, फ्रिक्शन के टॉर्क के। तो यहां पे क्या होगा, इस बॉडी के ऊपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट नेट टॉर्क क्या है 0। अगर नेट टॉर्क 0 है इसका मतलब ये जो बॉडी है ये कांस्टेंट ओमेगा के साथ में मोशन कर सकती है। तो सिंपल सी बात ये है, यहां पे जितना जितना टॉर्क फ्रिक्शन का है उतना ही टॉर्क किसका है, यहाँ पे मशीन का। अगर ये दोनों टॉर्क इक्वल है एंड अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है एंड डायरेक्शन वाइज दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रिक्शन की वजह से कितना टॉर्क लग रहा है इस मॉप के ऊपर वो निकालेंगे, एंड वही टॉर्क कौन अप्लाई कर रहा है, मशीन अप्लाई कर रही है। मेरी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस मॉप को सर्कुलर मान लेते हैं, तो हम डिस्क की तरह इसको ट्रीट करेंगे, ध्यान से समझना। अब देखो हमारे पास में ये मॉप है, ये मॉप हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ध्यान से समझना इधर, एंड ये मॉप जो है वो इस वाले एक्सिस के अबाउट ये मॉप जो है यहाँ पे रोटेट कर रहा है ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट के साथ में। अब ध्यान से समझना, अगर ये मॉप ऐसे घूम रहा है तो फ्रिक्शन जो है वो इस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको हम लोग बैलेंस उसको स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटी सी यहाँ पे रिंग कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक रिंग कंसिडर कर लिया, ध्यान से देखना, ये हमने यहाँ पे आना रिंग कंसिडर कर ली जिसकी रेडियस यहाँ पे कितनी है r,
एंड ये कितना है यहाँ पे dr इसकी मोटाई है। अब देखो, अब ऐसे सोचो कि अगर ये रिंग ऐसे घूम रही है, अगर ये रिंग ऐसे घूम रही है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन, हर एक पॉइंट पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। तो जैसे मान लो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन इस वाले पॉइंट पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, अगर ये ऐसे घूम रही है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। एंड उस फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एक टॉर्क आएगा एंड उसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि वो टॉर्क की वैल्यू मशीन जो है वो उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, इसलिए ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखो, हमें इस फ्रिक्शन का यहाँ पे टॉर्क बताना है, तो टॉर्क फ्रिक्शन का कितना आ जाएगा एफ आर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर ये रिंग ऐसे घूम रही है तो यहाँ पे इस पे रिंग, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है उसके पास में, मतलब रिंग घूम रही है तो उसके यहाँ पे जब रिंग घूम रही है तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना वो पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन अगर ऐसे पीछे की तरफ लगेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन की टेंडेंशियल लगेगा कुछ इस तरीके से। तो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, एक टॉर्क आएगा। तो उसको क्या लिख सकता हूं, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इनटू, यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस कितनी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इनटू आर। एंड इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके कैपिटल आर तक, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हमें बताना है कि जो फ्रिक्शन है ना, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये जो फ्रिक्शन लग रहा है इस फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होगी। ओके, तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन। अब एन क्या है, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस छोटी सी रिंग के एरिया जो है, इस छोटी सी रिंग का छोटा सा एरिया लिख सकता हूं 2 पाई आर डी आर, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस छोटे से एरिया पे नॉर्मल की वैल्यू क्या है, नॉर्मल की वैल्यू क्या है कि यहां पे जब ये जो मशीन है इस मॉब को प्रेस कर रही है तो एफ फोर्स लगा रही है एंड वो एफ जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द इंटायर डिस्क। तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ। तो यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगेगा, एफ बाई पाई आर स्क्वायर। एंड हमें इतने एरिया पे फोर्स चाहिए तो डी एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, एंड वही नॉर्मल बनेगा यहाँ पे, वही क्या बनेगा यहाँ पे नॉर्मल, डी एन लिख देता हूं यहाँ पे, डी एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पाई आर डी आर। तो यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में डी एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2 एफ आर डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास में डी एन की वैल्यू आ जाएगी। ये डी एन की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 टू आर म्यू डी एन इंटू आर। तो यहाँ पे टो फ्रिक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यू को मैं बाहर ले लूंगा, इंटीग्रेशन 0 टू आर, डी एन की वैल्यू पुट करूंगा 2f बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर ये आ जाएगा इंटू डी आर। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है तो एफ आर इज इक्वल टू, सो 2 म्यू एफ बाई आर स्क्वायर बाहर ले लेंगे। अब देखो ये आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3 बन जाएगा, तो आर क्यूब बाई 3 एंड लिमिट हम लगा देंगे 0 से आर। तो अब देखो टो एफ आर इज इक्वल टू 2 म्यू एफ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाई 3 हमारे पास में आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में यहां पे आ जाएगा टो फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2 बाई 3 म्यू एफ आर। ये हमारे पास में जो फ्रिक्शन है उसका टॉर्क आ जाएगा, मतलब इस डिस्क के ऊपर हर एक जो हमारे पास में एलिमेंटल रिंग हमने कंसीडर करी है उसके ऊपर कुछ ना फ्रिक्शन का कुछ ना कुछ टॉर्क लग रहा है, और उन सारे टॉर्क को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास में फ्रिक्शन की ये वैल्यू, टॉर्क की ये वैल्यू आ रही है। एंड यही टॉर्क की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, मशीन के टॉर्क के इक्वल होनी चाहिए। एंड क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमें ओमेगा को कांस्टेंट रखना है। आई होप आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब डिस्कस करते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो, ए बॉल स्पिन्स विथ ए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 6t स्क्वायर माइनस 2t दे दी गई है, where t is in second and alpha is in radian per second square at t is equal to 0 a ball has angular velocity omega इनिशियल की वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखी है एंड यहाँ पे थीटा इनिशियल की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 4 रेडियन यहाँ पे दे रखी है। ये वाला दे रखा है रेडियन पर सेकंड एंड ये वाला दे रखा है रेडियन के अंदर। एंड हमें यहाँ पे बताना है कि एंगुलर पोजीशन का मतलब है थीटा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो अल्फा की वैल्यू दे रखी है, हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी लिखेंगे एंड इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 6t स्क्वायर माइनस 2t एंड ये आ जाएगा dt, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t एंड t इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा कितना है 10 एंड यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा इंटीग्रेशन करने पे कितना आएगा, ओमेगा माइनस 10 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 6t क्यूब बाई 3 माइनस 2t स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट आ जाएगी यहाँ पे 0 टू t। तो यहाँ पे ओमेगा माइनस 10 इज इक्वल टू, देखो ये कितना आ जाएगा 2t क्यूब माइनस t स्क्वायर, ओके, एंड इस 10 को इधर भेज देंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 10
प्लस 2t³ माइनस टी स्क्वायर। अब आपका सवाल होना चाहिए सर ये क्यों निकाला है, क्योंकि भाई हमें यहाँ पे थीटा निकालना है एंड थीटा निकालने के लिए हमें ओमेगा चाहिए, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है। तो हम लोग डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी लिख के इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, डी थीटा इज इक्वल टू 2t³ माइनस टी स्क्वायर प्लस 10 एंड इसको कर देंगे dt, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t एंड ये कर देंगे थीटा इनिशियल कितना है 4 एंड ये आ जाएगा थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 2t⁴ डिवाइडेड बाई 4 माइनस t³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 10t। तो यहाँ पे इसको इधर लेके आ जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो t⁴ डिवाइडेड बाई 2 माइनस t³ बाई 3 प्लस 10t एंड प्लस 4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलो अब इसके बाद में हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है 2019 से लेके 2026 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कवर किया है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए पुली ऑफ रेडियस 1.5 मीटर इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस बाय ए फोर्स। तो F इज इक्वल टू यहाँ पे 12t माइनस 3t स्क्वायर न्यूटन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन को समझेंगे, सारी चीजें लिखेंगे, उसके बाद में आराम से हर एक चीज को सोल्व करते चले जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अप्लाई टेंजेंशियली इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली अबाउट इट्स। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया 4.5, इसको मैं 9/2 लिख सकता हूँ kg मीटर स्क्वायर। ओके एंड द नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय द पुली बिफोर इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स विल बी k/n। तो सिंपल सा देखो डायरेक्शन, अगर कोई डिस्क ऐसे घूम रही है, अगर कोई डिस्क ऐसे घूम रही है एंड उसका ओमेगा टाइम के साथ में कम हो रहा है, तभी तो वो डायरेक्शन रिवर्स करेगा ना। तो बेसिकली इस लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द बॉडी बिफोर इट रिवर्स, दैट मींस जहां पे ओमेगा 0 बन जाए हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है। ओके एंड तब तक ये कितना रोटेशन घूम चुका है, इतने रोटेशन घूम चुका है। तो बेसिकली हमें वो टाइम निकालना पड़ेगा जहां पे ओमेगा 0 हो रहा है, जहां पे ओमेगा क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो सवाल ये आता है कि ओमेगा की बात कैसे करी जाए। तो देखो हमें यहाँ पे जैसे मान लो ये हमारे पास में एक पुली है, ये इस वाली एक्सिस के अबाउट घूम सकती है। अगर ये घूम सकती है एंड यहाँ पे टेंजेंशियली फोर्स लगाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाली डिस्टेंस r है, रेडियस है, तो इस फोर्स की वजह से एक टॉर्क आएगा, टो इज इक्वल टू एफ आर एंड ये किसके इक्वल होगा, आई अल्फा के इक्वल। तो यहां से हमें अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा एंड अगर अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिलता है तो हमें पता है कि अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो हमें यहां से ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा एंड अगर ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाता है तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी। तो हम लोग वहां पे वो भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एफ इंटू आर। तो एफ कितना है यहाँ पे 12t माइनस 3t स्क्वायर इंटू आर कितना दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, आर यहाँ पे 1.5, तो इसको 3/2 लिख देता हूं, इज इक्वल टू आई कितना दिया गया है 9/2 इंटू अल्फा। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 4t माइनस टी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, क्योंकि ये 3 को हम लोग इधर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4t माइनस टी स्क्वायर, ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर एंड यहाँ पे डी ओमेगा इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग 0 से t एंड ये आ जाएगा 0 से ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 4t स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3 एंड ये हमारे पास में आ जाएगा, लिमिट 0 से t पुट कर देंगे। ओके तो 0 से पुट करोगे तो वैल्यू यही निकल के आएगी। अब देखो ये ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, हमें वो टाइम बताना है जब उसने डायरेक्शन रिवर्स कर ली, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस वैल्यू को हम लोग 0 के इक्वल पुट करेंगे ताकि हमें टाइम मिल जाए। तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू ये 2t स्क्वायर बन जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 2t स्क्वायर इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6 सेकेंड। मतलब आफ्टर 6 सेकेंड के बाद में क्या हो रहा है कि वो डायरेक्शन रिवर्स करेगा एंड वहां तक कितना घूम चुका है, कितना रोटेशन कर चुका है, वो हमें बताना है, नंबर ऑफ रोटेशन। तो हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज करके हमें क्या बताना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3 एंड इस dt को अगर मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से t इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ पे 0 से थीटा।
तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2t³ माइनस t की पावर 4/4 इंटू 3। ओके, ये हमारे पास में आ जाएगा लिमिट 0 से 6। तो थीटा इज इक्वल टू, ये पुट करेंगे तो 2/3 इंटू 6³ माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 की पावर 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 12 है ना, तो 2 इंटू 6, तो एक 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल पावर 3 बचेगा। तो थीटा इज इक्वल टू, तो हम लोग 6³ बाहर ले लेते हैं, 2/3 माइनस 1/2 हमारे पास में आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 6³ इंटू, हम लोग अगर एलसीएम ले यहाँ पे 6, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 3, तो ये देखो 1/6 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास में, थीटा इज इक्वल टू k/n है ना, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 36। देखो ये तो 1 है ना, 1/6 बचेगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर बचेगा, दैट इज 36। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। बट ये थीटा की वैल्यू आई है, हमें नंबर ऑफ रोटेशन बताना है, तो नंबर ऑफ रोटेशन n इज इक्वल टू θ/2π, तो ये आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 2π, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 18 टाइम्स, तो n इज इक्वल टू 18/π, ये हमारे पास में निकल आएगा। तो ये k/π से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास में k की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, 18, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैंने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वो क्वेश्चन अगर आप सोल्व करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगी। ओके,